हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। तो आज हमारे साथ एक नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम क्लियर किया है। हिज नेम इज संदीप गुनावत। ही इज बेसिकली फ्रॉम राजस्थान एंड हिज होम सिटी इज अलवर। So Sandeep, first of all, I would like to thank you for now accepting our request and coming here to meet all of us. It's indeed a nice pleasure when somebody after clearing the exam comes and meet you. I mean, it really motivates us and it helps us see that what kind of difference we are making in the lives of the people. So thank you. Thank you. Pleasure is all mine, sir. थैंक यू संदीप। सो संदीप का मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बैकग्राउंड बता देता हूँ, देन वी विल लिसन टू स्ट्रैटेजी। ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिडेट, तो मैं आशा करूंगा कि वो वैसा ही कैंडिडेट इंटरव्यू दें। संदीप की जर्नी बहुत अच्छी भी रही है, बहुत बुरी भी रही है। अगर आप इनकी इंट्रोडक्शन को सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिकली बीटेक है एनआईटी इलाहाबाद से, ठीक है, जिसको कि हम पहले एमएलएनआर इलाहाबाद भी कहते थे। 2016 पास आउट हैं। 2017 में इनकी बहुत अच्छी जॉब लगी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड द रीजन जहां ये काम कर रहे हैं वो है मुंबई, विच इज अ वेरी सॉर्ट आफ्टर रीजन, ठीक है। लेकिन मीनवाइल कहीं ना कहीं इनको कुछ एक बोलते हैं ना कि इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। अगेन अगर हम मैस्लो हायरार्की में जाएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्टीम नीड इनकी शायद पूरी नहीं हो रही थी। ही वाज कॉन्स्टेंटली आफ्टर यूपीएससी और अदर एग्जाम्स। सो उन्होंने यूपीएससी दिया 2-3 साल। मेंस लिखे आपने संदीप शायद 2, है ना? यस सर, 3 मेंस लिखे। 3 मेंस लिखे इन्होंने, नहीं हुआ तो वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। आप अपनी लाइफ के 3 प्रीशियस ईयर यूपीएससी को दो और आपका मेंस ना क्लियर हो, और उसी टाइम में आपके दोस्त जो आपके साथ काम कर रहे हैं इनकम टैक्स एज एन इन इनकम टैक्स ऑफिस, वो अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है शायद कभी कभी, बट ही हैज सीन इट ऑल। ये लगे रहे। 2021 में फिर ही केम टू नो अबाउट आरबीआई फ्रॉम सम ऑफ हिज फ्रेंड्स who were working in GIC, I suppose, right? Yes sir. और फिर इन्होंने देखा कि आरबीआई इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि उसमें कूद गए, इन्होंने समझा एग्जाम क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है। मतलब पहले अपने आप से पूछा कि डू आई रियली वांट दिस जॉब, विल इट सर्व दैट पर्पस टू नो गिव मी दैट सेटिस्फेक्शन इनसाइड मी। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उसी के बाद इस एग्जाम की तैयारी की। तो संदीप, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि मतलब एक वेल सेटल्ड जॉब थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आग थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, शायद कुछ इंटेलेक्चुअल करने की। यस सर। तो बहुत फेलियर्स भी आए। तो ये मतलब सारा कुछ आपने देखा है, अप्स भी देखे हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब लगना भी कोई छोटी बात नहीं है इंडिया में, जहाँ की एसएससी सीजीएल का एग्जाम का ही नहीं पता होगा, या नहीं होगा भी तो पता नहीं कितने साल बाद आपकी पोस्टिंग होगी। yes, तो आपने अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं, तो ओवरऑल कैसे कोप अप किया? मतलब इस दौरान आपकी क्या फीलिंग थी? सर शुरुआत में तो मतलब एक बार जॉब लगी थी तब तो उस टाइम मैं काफ़ी बहुत ही अच्छा फील करता था और काफ़ी एक्साइटेड भी था और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्टअप था कि अब यूपीएससी भी निकाल लेंगे, फर्स्ट स्टेज तो पार हो ही गई है, एक स्टेबल जॉब तो मिल ही गई है। लेकिन सर लगातार यूपीएससी में समहाउ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन पर्सनल लाइफ एज वेल 2017 के आसपास, तो उस दौरान फिर मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया लगातार। और फिर अपने 2020 आया जिसके अंदर मतलब कोरोना का टाइम आया और काफी इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिला। जॉब घर से करते थे तो काफी टाइम मिलता था, फ्री टाइम। तो उस दौरान मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे जीआईसी वाले, उन्होंने मुझे बताया कि यार आरबीआई इज सच अ डायनामिक इंस्टीट्यूशन। वैसे तो उन्होंने शुरुआत में तो पर्क्स वगैरह के थ्रू मेरा रुझान इसमें दिलवाया कि यार इतना मस्त मस्त पर्क्स हैं इसमें और बहुत मजा आता है इसमें, ये वो। तो शुरुआत में मैं भी उसी वजह से मोटिवेट हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने जब खुद रिसर्च किया तो आई ऑल्सो फाइंड इट कि यार इट्स सच अ डायनामिक इंस्टीट्यूशन। इसमें इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, आप डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन भी है, रेगुलेशन भी है, एनफोर्समेंट भी है, आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो, बिल्कुल, और सभी तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। बहुत सारी वास्ट ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई वुड से। यस सर। कि आप
रूल्स भी बना रहे हो, सुपरवाइज भी कर रहे हो, एनफोर्स भी कर रहे हो। जी जी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनफैक्ट अगर ऐसा एनालॉजी अगर अपन गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नमेंट में 3 डिपार्टमेंट होंगे एनालॉजिकली इसके। जैसे एक होगा ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अलग ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक क्या कहते हैं पुलिस जो कि वो करेगी, सुपरवाइज करेगी, वो अलग है। और जो रेगुलेशन एक तरीके से लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू जो बनते हैं वो अलग ही है। तो ये तीनों आरबीआई में एक साथ ही आपको इकोनॉमी को लेकर अगर देखा जाए तो ये सारी Yes. तीनों चीजें एक ही जगह होती हैं। Yes, sir. तो अब कैसा लग रहा है? सेटिस्फाइड, एलेटेड, रिलीव्ड, फीलिंग क्या, मतलब एक वर्ड में अगर बताना चाहें? एक वर्ड तो सर काफी मुश्किल होगा। एक वर्ड में तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा बताना, क्योंकि ये काफी लंबी जर्नी रही मेरे लिए। तो एक वर्ड तो मुश्किल होगा, लेकिन आई एम रियली रियली प्राउड कि मतलब मेरे को फाइनली एक इतना अच्छा जॉब मिला, और उस तरह का जॉब मिला जिस तरह का मेरा खुद का बेंड ऑफ माइंड है, जिस तरह का खुद का मेरा एप्टीट्यूड है। इकोनॉमिक्स में मेरे को काफी पसंद था, मतलब कॉलेज में एक दो फ्रेंड थे उनकी वजह से मुझे इकोनॉमिक्स में काफी पसंद था। तो फाइनली आई एम रियली फीलिंग गुड। गुड, इट्स रियली नाइस टू सी पीपल अचीविंग देयर गोल्स, ठीक है? तो इससे एक पॉजिटिविटी भी फैलती है कहीं ना कहीं। संदीप, कोई स्ट्रेस बस्टर आपका रहता हो इस टाइम पे? कोई डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग, क्या रहता था मतलब? स्ट्रेस बस्टर वैसे तो कॉलेज टाइम में तो मुझे स्पोर्ट्स का काफी शौक था। मुंबई में खैर इतना स्पोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं आई गो वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन ट्रैकिंग एंड हाइकिंग्स। ये मैंने बायोडाटा में भी मेंशन किया था। और दूसरा, मुझे एक रैपर एमिनम बहुत पसंद है, तो आई रियली लिसन टू हिज रैप्स, और काफी मोटिवेटिंग होते हैं वो भी। बिल्कुल सही, एमिनम वेरी वेरी गुड रैपर। सो यू कैन आल्सो मे बी टेस्ट हिज चॉइस, एंड इफ यू लाइक इट यू कैन डेवलप दैट एज योर स्ट्रेस बस्टर। आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? क्योंकि मैं संदीप से थोड़ी सी बात कर रहा था इस इंटरव्यू से पहले, तो आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, या फिर टाइम कंज्यूमिंग जॉब तो मैं बोलूंगा ही एटलीस्ट। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे? मतलब टाइम हार्डली आपको 2-2.5 घंटे मिलते होंगे। सर ये सवाल मतलब बहुत पर्टिनेंट है और सही भी आपने पूछा है कि भाई टाइम इस जॉब के साथ कैसे आपने मैनेज किया। और इनफैक्ट ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 1 अप्रैल को हमारा मेंस हुआ था, और 31 मार्च तक हमारी क्लोजिंग चलती है, टाइम बार्ड होते हैं केसेस। तो मतलब मेरे को मतलब ऑफिशियल लेवल पे तो छुट्टी मिलना असंभव ही था, और अनऑफिशियली मैम ने कहा था कि भाई ऑफिस के आवर्स के बाद आप काम कर लिया करो, पढ़ लिया करो अपना। तो बेसिकली मैं ऑफिस का 5-6 बजे तक काम खत्म करता था, और उसके बाद मैं सोचता था कि घर जाऊंगा और घर पे थोड़ा क्या कहते हैं फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनके साथ तो बातों में समय गुजर जाएगा। तो इसीलिए मैं ऑफिस में ही मेक श्योर करता था कि 9 बजे तक मैं जितना 3-3.5 घंटे निकाल लूँ। तो लेकिन क्योंकि वो ऑफिस के आवर्स होते थे, मैंने खुद ने फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, फॉर्मल एनवायरनमेंट में हूँ, तो वो 3 आवर्स जो मैं ऑफिस में देता था वो बहुत डेडिकेटेड होते थे, मतलब एफिशिएंट होते थे, वो एफिशिएंट होते थे। यस, और एक आग होती थी कि यार अभी ये टाइम खत्म होने वाला है 9 बजे, इसके बाद आज का दिन गया तो कुछ कर लो। पूरा ऑफिस की लाइटें बंद हो जाती थी, बस मेरे रूम की लाइट जलती रहती थी। तो मतलब हाँ, वो मैं तो मोटिवेट रहता था कि हाँ सब चले गए तो भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो मतलब आई एम रियली वर्किंग हार्ड। बिल्कुल, संदीप ने मुझे ये भी बताया था जब मैं इनसे बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले, कि इनके ऑफिस में भी लोग इनको जानते थे कि यार ये लड़का बहुत मेहनती है, कुछ करेगा, और इन्होंने आखिर वो कर दिखाया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ एक बार फिर। थैंक यू सर। बाकी एक बहुत बड़ा नोशन है और मिसकंसेप्शन कहूँगा मैं संदीप के, कई लोग सोचते हैं कि मैं फाइनेंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे लिए आरबीआई नहीं है, मुझे काफ़ी मुश्किल होगा। हालांकि हर साल अगर हम देखें तो ज़्यादा लोग जो निकलते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं जिनका फाइनेंस या कॉमर्स से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। तो आपकी क्या राय है इसमें? मतलब फाइनेंस कॉमर्स इसमें जो आता है, क्या वो वाकई ऐसा है कि हम आसानी से कर सकते हैं? कॉमर्स तो नहीं आता है खैर, मतलब फाइनेंस या मैनेजमेंट। फाइनेंस सर मुझे लगता है फाइनेंस वैसे तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, और इनफैक्ट फाइनेंस तो यूपीएससी वाले बच्चों के लिए भी काफी नया ही होता है। लेकिन फाइनेंस के अंदर ये कोई हार्डकोर चीजें नहीं पूछ रहे हैं, ये कोई वैसी चीजें नहीं पूछ रहे हैं जो एक एमबीए ग्रेजुएट कर पाएगा सिर्फ, या एसआरसीसी का बच्चा कर पाएगा। ये तो बहुत एक तरीके से एक ओवरऑल समझ पूछ रहे हैं फाइनेंस की। तो वो तो मुझे लगता है आप काफी इजीली अवेलेबल है, खान अकेडमी पे भी काफी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, और मतलब इजीली अवेलेबल है वो, उसके अंदर कुछ खास इतना हार्डकोर नहीं पूछते हैं ये लोग। बिल्कुल। अभी हम फेज 1 की प्रिपरेशन पे आते हैं संदीप। तो फेज 1 की प्रिपरेशन में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आता है। जी सर। तो क्वांट रीजनिंग की तरफ आपकी क्या अप्रोच थी? मतलब आपने कोई बुक्स उठाई, पर मुझे नहीं लगता आपके पास टाइम तो नहीं था, तो आपकी क्या अप्रोच थी कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस कर पाऊं
और ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी थी? प्रैक्टिस जो आप करते थे वो तो थी ही, मॉक टेस्ट के लिए कि कैसे क्वेश्चन उठाने हैं, क्या टारगेट करना है स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए? तो सर मैंने क्या आरबीआई से जस्ट पहले सेबी का भी दिया था, और सेबी में जो फर्स्ट पेपर 1 था मैं उसी में फेल हो गया था, जिसमें 30 मार्क्स चाहिए थे, 30 मार्क्स 100 में चाहिए थे। से। यस सर। तो मतलब वो मेरे लिए काफी सेटबैक था कि 100 में से मेरे 30 मार्क्स नहीं आए और सेकंड पेपर में मेरे 100 में से 80 मार्क्स आए थे, और जबकि वो मेरे लिए काफी नया था, अकाउंट्स का पेपर था वो। तो तब मुझे समझ आया कि ये जो आरबीआई या सेबी या फिर फॉर दैट मैटर जो एसबीआई वगैरह है, ये डिफरेंट बॉल गेम का एप्टीट्यूड पूछते हैं। ये सीजीएल लेवल का एप्टीट्यूड नहीं पूछते हैं कि ये पिक्चर है इसकी मिरर इमेज बता दो, या फिर ये वर्ड है इसका कुछ कुछ 6th वर्ड क्या होगा, उस टाइप से नहीं पूछते हैं। तो इनका थोड़ा सा एक स्पेशलाइज है एप्टीट्यूड, आपको थोड़ा सा हायर लेवल का चाहिए, और उसके लिए मतलब आप बेसिकली फिर एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यार इस लेवल का ये एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, तो फिर तो आपके सामने एक तरीके से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसे जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो इजीली। मतलब यूट्यूब पे भी टॉपिक वाइज आप सर्च करिए, सिलोजिज्म पे एक सर्च कर लीजिए, 2-1 घंटे का कोई वीडियो होगा, उससे सारा सिलोजिज्म समझ आ जाएगा। बिल्कुल। एक डायरेक्शन पे सर्च कर लीजिए, एक रिलेशनशिप पे सर्च कर लीजिए, और पजल के भी कुछ कुछ सर्च कर लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है। तो जब आपने इसकी क्वांट रीजनिंग की तैयारी की, बुक्स नहीं किए, मॉक टेस्ट और कुछ फ्री वीडियोस पे रिलाई किया, जी पर मॉक टेस्ट में क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मतलब कोई सिलेक्टिव क्वेश्चंस पिक करने हैं या फिर रैंडमली जिस ऑर्डर में चल रहे हैं वैसे ही करने हैं? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? शुरू में तो सर मैं समझता था कि ये जो पजल लेवल होता है, जब मैं कॉलेज में था तो मैं देखता था जो एमएनसीज आती थी, गोल्डमैन सैक वगैरह, वो इस टाइप की पजल पूछती थी इतनी कठिन, तो मुझे मतलब लगता था कि यार ये तो बहुत ही कठिन है और ये छोड़ देनी चाहिए देख के। ये मैंने सोचा अगर छोड़ देंगे तो सेबी और आरबीआई तो नहीं निकलने वाले। तो फिर मैंने मतलब पजल्स भी सीखी, और पजल्स में मतलब आपको वही आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसी चीजों में कि भाई यार ये पजल वो वाली है जो मैं कर सकता हूँ, और इसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर रखी है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पे कुछ इजी पजल्स आती है, एक इजी पजल तो आती है कम से कम। फ्लोर वाली थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन इफ यू प्रैक्टिस वेल और आप उसे समय दो तो वो भी कवर हो जाती है। तो 2-3 पजल आपने उठा ली, और बाकी सिलोजिज्म के 5-6 सवाल उठा लिए, इस टाइप से बहुत सारे कुछ और सवाल डायरेक्शन उठा ली, रिलेशनशिप उठा ली, और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, वो कुछ वर्ड्स का भी कुछ पूछते हैं। वो भी बेसिकली एक रीजनिंग भी होती है वो, बट एट सेम टाइम वो एक इंग्लिश का भी पार्ट होता है। आपको थोड़ा सा वर्ड का साथ आपको एटमोलॉजी बनाना आता हो, उसको रूट वर्ड तोड़ना आता हो, तो आप है ना वो भी एक इंग्लिश के मदद से भी आप रीजनिंग कर सकते हो। जैसे कुछ सवाल मुझे याद आ रहे हैं कि इस टाइप के थे रीजनिंग में, कि कुछ पैराग्राफ थे, उसमें आपको वर्ड्स फिल करने थे जो आपको सुटेबल लगे। तो है तो रीजनिंग का सवाल, लेकिन एसेंशियली वो एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट चेक कर रहा है आपका इंग्लिश का, कि आपको समझ, आप कॉम्प्रिहेंड कर पाए कि नहीं उसे। तो आई थिंक कि उस तरीके से आप एक इंग्लिश आपकी अच्छी हो तो रीजनिंग में भी हेल्प करती है वो। बिल्कुल। तो ओवरऑल संदीप यही कह रहे हैं कि आप अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट कीजिए, उन टॉपिक्स पे काम कीजिए, ताकि पेपर में देखिए आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये तो पक्का है। जी। क्वांट के अगर 30 क्वेश्चन हैं तो आप सारे नहीं कर पाएंगे, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है तो आप हद से हद 30 कर पाएंगे। जी। तो आपको शुरू से ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा, और सेलेक्टिव दो तरह से हो सकते हैं, या तो जो टॉपिक आपका अच्छा है वो उठाएं, या जो टॉपिक आपका खराब है उसमें से एटलीस्ट अच्छा क्वेश्चन उठाएं, मतलब जो इजी है। ठीक है। अब जीए की प्रिपरेशन पे आते हैं संदीप। तो जीए मतलब अगेन कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। आपकी जीए की क्या सोर्सेस थे? सर इसकी जीए ना थोड़ी सी अलग आती है। इसकी जीए में इनका मेन स्ट्रेस इस चीज पे नहीं रहता कि क्या कहते हैं बच्चे को, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन, इनका थोड़ा सा स्ट्रेस इस पे ज्यादा रहता है कि वो टॉपिक पता है कि नहीं, वो चीज पता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कि अवेयरनेस है कि नहीं बच्चे को, जनरल अवेयरनेस टाइप है वो। तो उसके अंदर आप बेसिकली 5-6 महीने का करंट अफेयर्स उठा के देख सकते हैं। एड्यूटैप की मैंने क्या कहते हैं वो आती है करंट अफेयर की मैगजीन आती है, वो करी थी, और इनकी एक मैराथन सीरीज चलती है, वो भी मैंने पूरी देखी थी। और इनफैक्ट मैंने क्या जनवरी में सेबी का हुआ था और मार्च में आरबीआई का हुआ था, तो दोनों ही टाइम इन्होंने एड्यूटैप ने मैराथन सीरीज चलाई थी। तो आप अगर आप दोनों का देख लोगे तो आपके 6 मंथ कवर हो जाते हैं। तो आपने बेसिकली 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स किए जी ओवरऑल। जी। पर एग्जाम में क्या कोई पर्टिकुलर 2-3 मंथ्स के ज्यादा है, या आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है अभी? नहीं, मेरे को है मतलब जैसे मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा सा इनका क्या कहते हैं ये दिसंबर टू फेब ज्यादा आया था, तो यानी इमीडिएट 3 मंथ्स आर आई थिंक की मोर इम्पोर्टेंट। इमीडिएट 3 मंथ्स आर मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन फिर भी आए थे 6 मंथ के इस बार। एक तो अनएक्सपेक्टेड भी था पेपर, काफी कम कट ऑफ इसीलिए गई है क्योंकि इन्होंने पहले से भी उठाए हैं सवाल। लेकिन
आई थिंक जनरल रूल विल गो लाइक दिस कि भाई 3 मंथ्स का मोर इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो तैयारी थी 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की आपने की, रिवीजन कैसे किया आपने? क्योंकि जब हम 6 मंथ्स के जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत सारा डेटा हो जाता है, बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं, उनको रिमेम्बर करना, एग्जाम तक रिटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो आपने कैसे रिवाइज किया, कैसे रिटेन किया वो सारी चीजों को? इसके अंदर सर मैं बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं 6 मंथ के होते हैं वो, और मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि मैं हार्ड कॉपी में ले लूँ, क्योंकि ऑफिस में भी हम उसी तरह का काम करते हैं कि हार्ड कॉपी में निकाल निकाल के हम डाटा एनालिसिस करते रहते हैं कि भाई बैलेंस शीट वगैरह जो भी है। तो मेरे को एक तो हार्ड कॉपी में ले लो, उसके अंदर आप हाईलाइट कर सकते हो, और एक बार आप थोड़ा क्विक रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहे हो कि जैसे आरबीआई ने या किसी बैंक ने कोई नई ऐप लॉन्च की है तो आप उसका कोई एनालिसिस नहीं करना है कि ऐप का क्या ये वो है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता है कि ऐप इस बैंक ने लॉन्च की और ये काम है, इतना काफी है। तो ये चीज अपन को रेदर देन कि भाई अपन उसमें एक दिन बिता रहे हैं, ये क्विक रीडिंग से करना चाहिए। और एक महीने की करंट अफेयर आप मुझे लगता है एक दिन में 2 महीने की करंट अफेयर भी अगर क्विक रीडिंग करें अपन तो इस तरीके से भी की जा सकती है। बिल्कुल। तो कोई मॉक टेस्ट भी, अपार्ट फ्रॉम फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपने कुछ एमसीक्यूज भी लगाए थे जीए को? मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जीए एमसीक्यूज के थ्रू बेटर रिटेन हो सकती है। ये सब मतलब एमसीक्यू के थ्रू रिटेन भी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है एमसीक्यू के थ्रू कि आपने जैसे वो 80 सवाल आपने लगा लिए तो आप है ना फिर उसके नोट्स बना लो, वो करीब है ना एक पेज में वो 80 क्वेश्चन समराइज हो जाएंगे आपके। तो वो जो एक पेज में आपने एक तरीके से 10 मॉक लगा दिए तो सिर्फ 10 पेज होंगे, लेकिन आपके पास 800 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, और वो 10 क्वेश्चन को आपने रिवाइज कर लिया ना, तो मतलब हु कैन स्टॉप यू। 10 मॉक टेस्ट को आपने 10 पेज को आपने रिवाइज कर लिया तो मोर देन इनफ है। और वन मोर थिंग आई वांट टू स्पेसिफाई कि आप है ना ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ इनके फेवरेट टॉपिक्स हैं, जैसे ये हर साल एक नेशनल पार्क तो पूछेंगे ही, तो एक पेज में बस नेशनल पार्क लिख लो। हर साल है ना कोई रिपोर्ट कौन निकालता है ये भी पूछेंगे, तो एक पेज में बस रिपोर्ट लिख लो। तो इस तरह के 6-7 टॉपिक्स तो इनके फिक्स ही हैं कि वहीं से निकालते हैं सवाल, तो वो 6-7 पेजों के भी एक नोट्स बना लो। तो ये 15-20 पेजों के भी नोट्स हो, मतलब अगर आपको उस तरह की आपको टेक्निक आती है समराइज करने की, तो 20 पेजों के नोट्स से भी करीब 20-25 सवाल निकलते हैं, और बाकी तो आप करंट अफेयर हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत डीपली एनालिसिस किया है इन्होंने पास्ट ईयर पेपर्स का, जैसे बता रहे हैं कि नेशनल पार्क पूछते हैं, रिपोर्ट पूछते हैं किसने दी है। तो यही एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी होती है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वो कुछ एक्स्ट्रा सोच लेता है। मैं ये नहीं बोलता कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट कर लेता है, जो है उसी में से फिल्टर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, जो आई थिंक विद टाइम आएगी, पहले दिन नहीं आएगी। आप बार बार पढ़ोगे, सिलेबस देखोगे, बार बार प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो धीरे धीरे आप में वो काबिलियत आती रहेगी। ओवरऑल आपका स्कोर क्या था संदीप फेज 1 में? फेज 1 में सर मेरा मतलब ज्यादा वैसे वो नहीं था, मेरा 69 कुछ था सर। 69 था। आई थिंक 69 काफी अच्छा स्कोर है। 65 और 69 के बीच में भी बहुत सारे कैंडिडेट हाँ। लेकिन इस बार थोड़ा पेपर टफ था, जीए काफी अजीब सा उन्होंने पूछा था, और मैथ्स भी थोड़ा सा टफ था। तो जब आप पेपर दे रहे थे तो पेपर में जाके लगा कि कहाँ फंस गया यार, मतलब आप तो पेपर भी बहुत साल बाद दे रहे थे, तो आपको इतना मतलब लगा तो होगा कि टफ है, पर लगा होगा कि शायद मतलब मेरे को ही टफ लग रहा है क्या? हाँ, इसका सर मैं थोड़ा सा एक मतलब अलग वे में आंसर करना चाहूँगा। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, नॉर्मल पीपल, सैली रूनी की है। उसके अंदर एक कोट था कि द होल गेम ऑफ लव लाइज इन फिगरिंग आउट कि व्हाट लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन। तो सिमिलरली है ना, होल गेम ऑफ क्रैकिंग एग्जाम भी यही है कि आप थोड़ा ये फिगर आउट करो कि भाई कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। तो बेसिकली क्या कहते हैं, मेरे को पता था कि क्योंकि एक्सपीरियंस आरबीआई का मुझे नहीं है, लेकिन इन जनरल लाइफ का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे पता है कि उसके पास कुछ हथियार हैं कि भाई वो कुछ भी सवाल निकाल सकता है। लेकिन फिर भी बट यू कैन बी स्टिल श्योर ना कि भाई 100 सवालों में से 40 सवाल तो नॉर्मली देगा, 20 सवाल वो एवरेज भी देगा, और 30-40 सवाल बहुत कठिन देगा। तो ये जब आप एक फिगर आउट कर लेते हो और आप अपनी नाउस को काम करना जानते हो, तो मुझे लगता है फिर तो काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास क्या हथियार है और आपको पता है कि सामने वाले के पास क्या हथियार है। तो आई थिंक इट्स इजी। बिल्कुल, वो सारी गेम शायद यही है जैसे उन्होंने बताया। अगर आप इस तरीके से सोच सकते हैं, अपनी नर्व्स को काम कर सकते हैं, तो देन यू रियलाइज कि लेट मी गिव माय बेस्ट, बाकी देखा जाएगा। और मुश्किल सबके लिए है, राइट, कोई भी यहाँ पे भगवान तो है नहीं जो पेपर दे रहा है। बिल्कुल। संदीप, अभी फेज 2 की स्ट्रैटेजी पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं एफएम के बारे में पूछूंगा जनरली। तो आपका
एफएम का कोई बैकग्राउंड नहीं था, जी सर। यूपीएससी था तो शायद ईएसआई थोड़ा आसान लगा होगा, पर एफएम आपने कहाँ से पढ़ा फिर? सर एफएम है ना, लकीली मुंबई में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब इसकी डेडिकेटेड तैयारी कर रहे थे, जीआईसी वाले फ्रेंड्स। तो उनके पास सर आपका पेड कोर्स था, तो मैंने उनके एक मैनेजमेंट तो पूरा ही मैंने वहाँ से पढ़ा है, पूरा की पूरा, क्योंकि वो तो काफ़ी नया था, उसका तो कुछ रेलेवेंस भी नहीं है यूपीएससी में। लेकिन बट एट सेम टाइम है ना, मैनेजमेंट में काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मतलब लर्निंग का सा है, क्योंकि ये सब मैस्लोज लॉ ऑफ हायरार्की या फिर किसी का मोटिवेशन थ्योरी जानना, ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लीडरशिप थ्योरी, कम्युनिकेशन, yes, इट्स लाइक वी कम अक्रॉस देम इन डेली लाइफ। ये तो मुझे लगता है कि वैसे स्कूलों में 10th-12th में भी पढ़ाई जा सकती हैं, उसी लेवल की है ये। हाँ, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ानी चाहिए, और इनफैक्ट तो उस टाइप की थी। तो मुझे तो मतलब वो जो रिटर्न नोट्स थे वो एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड बहुत अच्छे हैं आपके नोट्स, तो मैंने वहीं से पढ़ा, और उन्होंने कुछ हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे, तो बेसिकली मैंने वहाँ से ही पढ़ा। तो क्या यही नोट्स पढ़ के आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो गया, या डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कुछ अलग किया? डिस्क्रिप्टिव सर क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर है ना, एक तो थोड़ा सा आपको मतलब आना चाहिए कि आप रिकॉल वैल्यू होनी चाहिए वहाँ पे, सिर्फ आप कुछ चीज़ों को समझ जाओ और रिप्रोड्यूस ना कर पाओ तो वो तो उतना कामगर है नहीं। लेकिन इसका काफ़ी सिंपल तोड़ है इसका, कि अगेन आप है ना ये फिगर आउट करो कि एग्जामिनर के पास क्या टूल्स हैं। तो एग्जामिनर के टूल्स आप तब देख सकते हो जब आप उसके एक तरीके से उसके पुराने पेपर देख लो। तो 2012 से पहले आई थिंक कि आरबीआई जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ही लेता था, तो वो इजीली अवेलेबल है नेट पे, आप वो देख लो और आप देखोगे कि लगभग सारे सवाल वहीं से रिपीट हुए हैं। तो मैं तो उन्हीं को प्रिपेयर किया था क्योंकि थोड़ा कम टाइम था, तो लगभग सारे सवाल वहीं से आ गए, और नहीं भी आए तो भी आप मतलब एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज करके आप बना सकते हो आंसर। तो उसी तरीके से मैंने किया सर। बहुत सही। इन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ से आप एटलीस्ट एक पीप ले सकते हो कि एग्जाम मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड होगा, इन डेप्थ होगा। तो उससे आपको काफी आइडिया मिल जाता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आपको आइडिया मिल जाए और आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर वो चीज शायद जो पहले एक टनल होती है जिसमें लाइट नहीं होती, आपको शायद एक ओपन लाइट वाली टनल की तरह दिखने लग जाती है कि अब तो मैं ये कर ही लूंगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपने कुछ टाइपिंग प्रैक्टिस भी की थी, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, व्हाट हैपेंस इज देयर वी राइट यूजिंग पेन एंड पेपर, वी कैन एक्सप्रेस ourselves through flowcharts, through diagrams, right? So here there is a big difference कि यार आपको टाइप करना है और कोई डायग्राम, कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाना है। तो क्या आपने टाइपिंग प्रैक्टिस की और चीज़ों को एक्सप्रेस करना विदाउट डायग्राम्स, विदाउट फ्लो चार्ट्स कैसे हैंडल किया आपने? सर मुझे लगता है कि क्या कहते हैं ये चीज़ है ना, एक और इसके लिए लार्जर एक क्वेश्चन ओपन करना चाहूँगा कि लोग ऐसे कहते हैं कि भाई यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा इजी है, लेकिन इनफैक्ट ये हमारे लिए तो एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा था कि हम लिख के मेंस की प्रैक्टिस करते थे और अचानक से टाइपिंग करनी पड़ रही है, तो वो तो रिकलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं थॉट अचानक से। लेकिन बट एट सेम टाइम आप क्या कहते हैं, अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जैसे मैंने एक तरीके से अपने वर्क में ही उसे इंटीग्रेट कर लिया था कि जैसे मैं ऑफिस का भी काम करता था, कुछ असेसमेंट ऑर्डर जैसे मैं ऑफिस में बनाता था, तो भी मैं ऐसे सोचता था कि मैं एक तरीके से टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पहले तो उसको भी फिर मैं देख के नहीं बनाता था, मैं सोचता था कि रिकॉल करके बनाऊंगा मैं, तो मैं रिकॉल करके बनाता था। और ऑफिस में जो ऑफिस आवर्स में भी मैं काम कर रहा था, तो बेसिकली मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी इंटीग्रेट हो गई थी टाइपिंग प्रैक्टिस। और इनफैक्ट इसके अंदर आरबीआई ने काफ़ी गेम खेला मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स के साथ, कि उन्होंने सिर्फ 10 या 12 दिन पहले मुझे लगता है बताया था कि 600 वर्ड्स लिखना है। तो ये भी काफ़ी मतलब शॉकिंग हो गया था। और बट एट सेम टाइम फिर वापस वही बात आ जाती है कि भाई क्या कहते हैं, सबके लिए लेवल फील्ड सेम है, तो आप बस उसे एक्सेप्ट करो जो उसने गेम खेला है। सही बात है, सबके लिए मतलब कई बार क्या होता है ना, हम पेपर मुश्किल आ जाता है, वी स्टार्ट शाउटिंग के पेपर बहुत मुश्किल था, आरबीआई को वी स्टार्ट यूजिंग बैड माउथिंग, और कोचिंग वालों को भी। लेकिन once it is hard, once it is even tough for you, but try to understand that it is a level playing field. सबको, किसी को पहले नहीं पता था, सबको सेम डे पता लगा कि 600 वर्ड्स हैं, 400 वर्ड्स हैं। जी सर। तो you should adapt rather than crying for it. You should start immediately adapting to that. That is the key. राइट सर। ESI की तैयारी आपके लिए थोड़ी सी आसान रही होगी, संदीप। Being from a UPSC background, you would have already covered a lot of things because I think there is a lot of overlap with respect to ESI.
तो फिर क्या आपने ईएसआई की कुछ प्रिपरेशन की थी क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम था, या सिर्फ अपने आपने थोड़ा सा बस गो थ्रू किया जल्दी जल्दी? सर इसके लिए इसमें वापस से मैंने देखा है कि बहुत ऐसे डाइकोटॉमी है। लोग जैसे सवाल ऐसे रेज करते हैं कि भाई यूपीएससी वालों को एडवांटेज है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इंग्लिश में जो बच्चे ऐसे वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसे में कि जो टॉपिक्स आते थे पहले 5-6 टॉपिक्स आते थे, वो भी एक तरीके से ईएसआई के सवाल होते थे, वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के नहीं होते थे, ऐसे के जो टॉपिक्स आते हैं आरबीआई में। तो वो एक तरीके से अगर कोई पिछले 5 सालों के करके जाए तो उसे एक तरीके से पता है। और इस बार जो ईएसआई के जो सवाल है वो काफी नॉर्मली थे कि यूनियन बजट के 5 पॉइंट लिख दो, और या फिर ऐसे ही कुछ और सवाल आए थे, सोशल इश्यूज में कुछ एजुकेशन से एक रिलेटेड आया था। तो ये सवाल तो ऐसे में भी पूछे ही जा रहे थे पहले से भी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्ट्स और डालने थे, थोड़ा सा एनरिच करना था आंसर को। तो बाकी तो ईएसआई वाला पेपर का जो डिस्क्रिप्टिव है वो आई थिंक कि उसके अंदर भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे हैं सभी लोग। तो आपने ईएसआई की ज्यादा तैयारी की या नहीं किया? यूपीएससी प्रिपरेशन जो पहले की थी उसी पे रिलाई किया? मैंने ईएसआई के लिए मृणाल सर को रेफर किया था, तो वो काफ़ी मतलब वहीं से 2015 से मैं उन्हीं को रेफर कर रहा हूँ, तो मेरे तो वही नोट्स हैं। और मैं इनफैक्ट सभी एस्पिरेंट्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि उनके नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं, बीईएस सीरीज़ है, खरीदने की जरूरत नहीं है वैसे, तो आप उन्हीं को रेफर करिए। पुरानी सीरीज़ है लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें वही है, वो अभी तक भी सेम रहेगा और 100 साल बाद भी सेम रहेगा। रोनाल्ड सर के वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं जो आरबीआई की प्रेप कर रहे हैं, तो आप भी अगर उनको देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। एटलीस्ट इतना तो देखिए कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है, डू यू ऑलरेडी नो? अगर कुछ नहीं है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ही टीचर्स रियली वेल। ठीक है, तो अभी मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे आ जाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में मैं भी इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मेरी इंग्लिश खुद की भी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं भी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से ही पास आउट हूँ थ्रू आउट लाइफ, तो उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी। बट इन कॉलेज मुझे एक फ्रेंड ने एक बुक रिकमेंड की थी, वर्ड पावर मेड इजी। अब ये बुक काफ़ी ही क्या कहते हैं काफ़ी फ्रीली अवेलेबल है। मैंने देखा लगभग हर एस्पिरेंट के पास होती है, रखता है वो अपने कबर्ड में कहीं ना कहीं उस बुक को, लेकिन इस बुक को कोई पढ़ता नहीं है। अब ये बुक क्योंकि नाम से ऐसा लगता है कि ये बुक होगी वोकैब की, लेकिन ये बुक वोकैब की है, वोकैब की तो है, बट इट्स सो मच मोर देन वोकैब। इट टेल्स यू द स्टोरी ऑफ दैट वर्ड। इट टेल्स यू कि भाई उस वर्ड का रूट वर्ड क्या है और उस वर्ड से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो एक स्पेक वर्ड है, तो स्पेक का मतलब होता है देखना, लेकिन उसी से बनाया है क्या कहते हैं स्पेक्टेकुलर, उसी से बनाया है सरकमस्पेक्ट। सरकम मतलब चारों तरफ और स्पेक मतलब देखना, तो जो चारों तरफ देखे वो सरकमस्पेक्ट। ऐसे ही मतलब बहुत सारे वर्ड स्पेक से ही बने हुए हैं। तो ये जो चीज है ये मैंने वहां से सीखी। बट एट सेम टाइम वर्ड पावर मेड इजी ऑल्सो ओपन अप यू टू द न्यू पॉसिबिलिटीज कि भाई एक वो होता है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि यार मुझे प्रोसेस बता दे कि मैं इंग्लिश सीखूं कैसे। तो ये वो बुक है जिस जो आपको इंड्यूस कर देगी इंग्लिश सीखने के। आप फिर न्यूज़ भी देखोगे, मूवी देखोगे, टीवी सीरीज देखोगे, कुछ भी देखोगे, आप हर रोज नए वर्ड सीखोगे, हर रोज नए वर्ड सीखोगे। तो बेसिकली यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो अपनी इंग्लिश की। मैंने सिर्फ ये बुक रेफर की थी और इसके बाद हर कोई एग्जाम में मेरे मतलब इंग्लिश तो मेरी सॉर्टेड रहती है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं एक प्रोसेस में हूँ जिसके अंदर मैं हमेशा ही सीखता सा रहता हूँ। तो आप बेसिकली इस तरीके से चालू कर सकते हैं। और जो यूपीएससी आरबीआई जो चेक करना चाहता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, वो भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ही चेक करना चाहता है कि भाई जैसे बचपन में मैं सोचता था कि जो ये कॉम्प्रिहेंसिव जिसे आजकल अपन कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, बचपन में मैं तो उसे अनसीन पैसेज कहता था। तो अनसीन पैसेज उस टाइम मुझे लगता था बहुत सिंपल है क्योंकि उसी में कहीं आंसर छुपा होता था। लेकिन ये जो है आरबीआई या फिर आप इस तरह का कोई एग्जाम दोगे तो इनके अंदर अनसीन पैसेज नहीं है, वो आपको एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन चेक कर रहे हैं कि आपने उसे पढ़ लिया, फिर आप समझ गए क्या, फिर आप उसे क्या अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो ये जो चीज है ये मतलब ऐसे सीख तो सकते हैं नहीं, ये आपको एक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन अपना खुद का ही डेवलप करना पड़ेगा। तो आपने बताया प्रेसी भी एक तरह की कॉम्प्रिहेंशन है, वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन तो क्या ऐसे भी एक तरह का कॉम्प्रिहेंशन है? ऐसे तो मतलब मोर देन वो तो पूरा पूरा ही कॉम्प्रिहेंशन है कि भाई पहले तो आपको टॉपिक समझ आए। जैसे वो कोई ऐसे तो पूछते नहीं है कि पर्यावरण पे लिख दो यानी कि एनवायरनमेंट पे लिख दो। हाँ। वो तो ऐसे पूछते हैं कि एनवायरनमेंट एक क्या कहते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर एनवायरनमेंट क्या कहते हैं एक कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे ऐसे लिखो। तो पहले तो आपको टॉपिक समझ आना चाहिए
कि भाई एनवायरनमेंट की जो एक सोशल साइड है उस पे लिखना है, और फिर आपने टॉपिक को कॉम्प्रिहेंड कर लिया, अब आप उसको एक तरीके से प्रेजेंट करिए एक लीनियर फैशन में। तो आई थिंक दैट मेक्स योर आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है, आज तक किसी ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन है ही, Prezi in a way is a comprehension. If you have understood what is written there, I mean you can easily write it in your own words, and that is what Prezi is. And इन्होंने ऐसे को भी comprehension से कैसे रिलेट किया है, because it is very important to comprehend the topic. क्योंकि अगर आपको जैसे वहाँ पे आया है कि रोल ऑफ एजुकेशन टू इरेडिकेट सोशल एविल्स, तो लोग वहाँ अगर एजुकेशन पे ही लिखते रहेंगे कि एजुकेशन का इंडिया में खराब स्टेटस है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो नहीं, आपको टॉपिक कॉम्प्रिहेंड करना है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन एरेडिकेटिंग सोशल एविल्स, उससे रिलेट करना है कि कैसे एजुकेशन से सोशल एविल्स को मिटाया गया है, क्या चैलेंजेस हैं फ्यूचर में, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर हम एक पर्सपेक्टिव से देखें तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट, राइट? एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे। आपका कोई पर्टिकुलर प्रेफर्ड ऑर्डर है कॉम्प्रिहेंशन, एसे और प्रेसी को अटेम्प्ट करने के लिए? सर जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सूट मैं अपना मानता हूँ, तो इसके अंदर बस मैंने एड्यूटैप के दीपक सर हैं, उनका बस उन्होंने एक स्ट्रेटेजी का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वही देखा था, उसके अंदर जो भी उन्होंने ऑर्डर बताया था वही मैंने फॉलो कर लिया। बिल्कुल। तो वो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर आई थिंक कि सर ने शायद पहले बोला था कि आपको ऐसे पहले कर लेना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स है, और फिर आपको प्रेसे कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन। तो आपने क्या कुछ टाइम बचा के रखा था इस पेपर में टू चेक योर ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स, या बस डॉट टाइम पे ही पूरा किया? इसके अंदर क्योंकि मतलब मैंने एक दो बच्चों के जो हमारे सीनियर जिन्होंने क्वालिफाई किया आरबीआई, उन्होंने बताया कि इसके अंदर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा टाइम बचाया था कि आई विल ऑल्सो चेक माई स्पेलिंग मिस्टेक एज वेल एज क्या कहते हैं पंचुएशन भी मैं चेक करूँगा। बिल्कुल। और कुछ आपने प्रैक्टिस की थी इंग्लिश के मॉक टेस्ट की है, ऐसे या प्रेसी राइटिंग के एग्जाम से पहले? एज सच मैंने इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली नहीं की, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ईएसआई के भी जो अगर अपन आंसर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी एक ऐसे ही है, तो बेसिकली वहीं से मेरी हुई थी। और कोई चीज़ आप बताना चाहें स्ट्रैटेजी के बारे में फेज 1 फेज 2 के लिए? एक सर मतलब मेरे जो जैसे क्वालिफाई हो जाता है तो फिर बहुत फ्रेंड्स वगैरह अप्रोच करते हैं कि यार स्ट्रेटेजी बता दे, स्ट्रेटेजी बता दे। स्ट्रेटेजी बहुत कॉमन वर्ड बन जाता है, स्ट्रेटेजी बहुत है ना, कि जैसे कोई खीर है कि वो डब्बी हमें दे दे और हम खा जाएंगे। राइट सर। तो मतलब और आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही बन गया है, क्योंकि जिस तरह का यूट्यूब पे क्लिक बेट वीडियोस आते हैं कि 10 दिन बचे तो 10 दिन की भी स्ट्रेटेजी, फिर 5 दिन की भी स्ट्रेटेजी, फिर 1 दिन पहले की भी स्ट्रेटेजी, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बज़वर्ड बन गया है। लेकिन इसके अंदर है ना, मतलब एक बहुत ऑसम कोट है कि भाई अ रिवर कैन ओनली बी क्रॉस्ड वंस। इसका मतलब है कि भाई एक जो कोई भी इंस्टांस जो होता है वो बहुत यूनिक होता है, वो स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरे लिए वर्क करी और वो मैं वापस भी अप्लाई करूं तो क्या पता मेरे लिए वर्क ना करे, क्योंकि वो अब इंस्टांस बदल चुके हैं, मेरे खुद के इमोशन बदल चुके हैं, सारी कुछ बदल चुका है। मैंने खुद ने 3 बार प्रीलिम्स निकाला है यूपीएससी का, लेकिन 2020 का मुझसे प्रीलिम्स भी नहीं निकला, क्योंकि क्या कहते हैं, जबकि मेरी वो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी थी, मैं खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो मैं सामने वाले को क्या बताऊं कि यार ये स्ट्रेटेजी थी मेरी, मतलब वो मैं खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, तो हाउ कैन आई इवन सजेस्ट टू समवन। तो स्ट्रेटेजाइज जो करना होता है वो खुद को करना होता है। और इनफैक्ट ये जो भी ग्रुप है सर्विसेज हैं, जैसे आरबीआई है, और आरबीआई की तो ये सीधे ऑफिसर ग्रेड पे ले रहा है, वो भी ग्रेड बी पे, ग्रेड ए भी नहीं, तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी करते हैं आपसे कि आपको स्ट्रेटेजाइज करना आए। ये मतलब मुझे थोड़ा सा लगता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इस तरह की ओरिएंटेशन बच्चों को नहीं देता है, स्पून फीडिंग है ज़्यादा। यस सर, कि इस तरह की ओरिएंटेशन बच्चे को नहीं देता है कि यार वो स्ट्रेटेजाइज करे, थोड़ा सा स्पून फीडिंग सा होने लगता है। वरना तो बच्चे को थोड़ा सा मतलब इस तरह का ओरिएंटेशन पहले ही मिलना चाहिए, कोचिंग में भी मिलना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी मिलना चाहिए, और जो भी उनके कॉलेज वगैरह थे वहाँ पे भी मिलना चाहिए कि यार स्ट्रेटेजाइज तुम्हें ही करना है, कोई तुम्हें स्ट्रेटेजाइज नहीं करके देगा, वो तो तुम्हें बस ब्रॉड चीजें पढ़ा देगा। और ये बहुत सही बात है कि इन्होंने बहुत कैंडिड टॉक है कि फर्स्ट इज रिवर कैन बी क्रॉस वंस। तो ये मैं हर बार कहता हूँ कि हर बंदे की एक तो अपनी स्ट्रैटेजी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रैटेजी सुनेंगे हर बंदे की अपनी होगी। किसी ने फॉर एग्जांपल कई लोग ऐसे को लास्ट में लिखते हैं कि ऐसे में तो ये है कि यार 1-2
पैराग्राफ कम भी लिख दिया, यू कैन एडजस्ट एज पर टाइम। कॉम्प्रिहेंशन में एक क्वेश्चन भी अगर रह गया तो 5 मार्क तो वो 0 हो गए आपके। कई लोग ऐसे पहले लिखते हैं कि 40 मार्क का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर बंदे की अलग स्ट्रैटेजी है, और हर बंदे की स्ट्रैटेजी, एज यू सेड, रिवर कैन बी क्रॉस्ड ओनली वंस। नेक्स्ट टाइम शायद कोई नई स्ट्रैटेजी लगेगी, है ना, क्योंकि तब आपने वो जब फ्लो में आपने नई स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, जब आप उसको क्रॉस कर रहे थे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हर स्ट्रैटेजी यूनिक होती है, हर बंदे पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती है, आपको खुद ही स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंटर्स को आप ले सकते हैं। yes, yes. कुछ यूनिवर्सल पॉइंटर्स हैं कि जैसे कि एफएम में न्यूमेरिकल की कम वेटेज है, तो थोड़ा आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल अगर मुझे करना भी है मैं लास्ट में करूंगा, या फिर बस इन चैप्टर्स में से करूंगा। तो एक ब्रॉडर आपको स्ट्रैटेजी मिल सकती है, पर माइक्रो स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होगी, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, आपकी अपनी वीकनेसेस है, आपका अपना टाइम टेबल है, आपकी अपनी इंटेलेक्ट है, आपका अपना एप्टीट्यूड है। ये बहुत ध्यान से आपको बात समझनी होगी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम इंटरव्यू फेज की तरफ चलते हैं संदीप। इंटरव्यू आपका बहुत इंटरेस्टिंग हुआ होगा, क्योंकि आपकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल रही है, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, यूपीएससी अटेम्प्ट्स। तो क्या इंटरव्यू था थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ग्रिल किया गया आपको थोड़ा बहुत? मेरा तो सर, मुझे तो लगता है काफी इंटरेस्टिंग था, एज इन क्योंकि मुझे सब लोग बता रहे थे कि 15 मिनट का ही टाइम स्लॉट है और इतना ही चलेगा, लेकिन मेरा एक तो 25 मिनट तक चला इंटरव्यू। और उसके अंदर भी उन्होंने मतलब बहुत सारे सवाल, मेरे डिपार्टमेंट में उनको काफी इंटरेस्ट आया कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट इतने अच्छे से नहीं चल रही है, इनकम टैक्स की जो न्यू वेबसाइट है, तो इस पे उन्होंने काफी मतलब जानना चाहा मुझसे। तो और बाकी उनको थोड़ा सा प्रोफाइल में भी इंटरेस्ट आया कि भाई इससे पहले मैंने ये एग्जाम सिर्फ 2016 में भरा था, उसके बाद मैंने 3 बार भरा भी नहीं। तो एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या कहते हैं कि आपने ट्रैकिंग का हॉबी डाला है, तो आपने ट्रैकिंग से क्या सीखा है? तो मैंने उन्हें 2 पॉइंट दिए थे कि पहली चीज तो मैंने सीखी परसिवरेंस, कि भाई ट्रैक काफी मुश्किल होता है, आपका 10-12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मतलब अगर आप बीच में थक जाओगे या फिर आपका दोस्त थक जा रहा है, तो आप मतलब वहाँ पे स्टॉप नहीं कर देना चाहिए, वापस करना, मतलब अपनी एक क्या कहते हैं कि वापस ट्राई करेंगे यार, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, लेकिन करना तो है ही अपन को। और दूसरी चीज मैंने सीखी कि ट्रैकिंग सिर्फ इज नॉट अबाउट स्टेमिना, ट्रैकिंग इज ऑल्सो अबाउट मतलब एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको। कभी कभी तो आपके खुद के इमोशंस ऐसे होंगे कि यार ऊपर जाके भी क्या ही होगा, यहाँ से भी अच्छा व्यू दिख रहा है, काफी है यहाँ पे, या फिर आपके दोस्त कभी कभी कहेंगे कि यार संदीप कहाँ लेके आ जाता है तू बार बार, लेकिन आप उनके इमोशन भी मैनेज करो, खुद के इमोशन भी मैनेज करो। एट सेम टाइम इट्स अ मेंटल स्ट्रेंथ ऑल्सो। एट सेम टाइम क्या कहते हैं, आपको एक तरीके से अगर जैसे मानसून ट्रैक्स जो मुंबई में खास कर है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पैरों की स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि बहुत फिसलन हो रही होती है, तो आप एक तरीके से हाथों को यूज कर करके चढ़ रहे होते हो, तो एक तरीके से पूरी बॉडी का गेम होता है ट्रैक। तो मैंने ये तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और मैं सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। तीर लग गया निशाने पे। हाँ, तीर लग गया निशाने पे, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी था। लेकिन जैसे ही मैंने ये सवाल दिया, फिर जो दूसरे सर बैठे थे उन्होंने मुझसे काउंटर क्वेश्चन किया कि यू सेड फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर्स कि भाई परसिवरेंस तुमने सीखा है, बट आई कैन क्लियरली सी कि तुमने ये एग्जाम सिर्फ एक बार 2016 में दिया है, उसके बाद तुम देते ही नहीं हो इसको, और 2021 आ गया, अब जाके तुमने दिया है, ये 4 साल तुम्हारी परसिवरेंस कहाँ गई थी? तो दैट वाज टोटली मतलब काफी बाउंसर था मेरे लिए। मैं खुद भी स्टम्प हो गया, और 3-4 सेकंड तक तो मैं बिल्कुल ही पॉज हो गया था। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा रिकलेक्ट किया, और इसका कुछ आंसर भी मैं बना नहीं पा रहा था, क्योंकि उस टाइम नहीं दिमाग काम किया, तो मैंने थोड़ा सा सच ही बता दिया कि सर उस टाइम मैं एक्सपोज्ड ही नहीं था इस जॉब के प्रति, और मुझे पता ही नहीं था ये किस तरह की जॉब है, तो इस टाइप से मैंने बताया। वैसे सर आप क्या सजेस्ट करोगे, अगर इस तरह का सवाल अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो इसका कैसे? नहीं देखो, क्वेश्चन उन्होंने बहुत रेलेवेंट पूछा कि आपने 2016 में एग्जाम दिया और 2021 में आप एग्जाम देने आए हो, 5 साल आप कहाँ थे, कहाँ थी आपकी परसिवियरेंस? हाँ। तो उनके पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट मतलब अगर मैं होता तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव होता कि सर ठीक है, मैंने 2016 में दिया, तब शायद मैं उस समय शायद मैं इतना इंक्लाइन नहीं था, लेकिन मोर और लेस मतलब मैं उसके बाद एक अच्छी जॉब में था, मुंबई में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, विच इज़ अ वेरी सॉर्ट आफ्टर जॉब, अच्छी सिटी है, सब कुछ सही था। उसके बावजूद मैं 5 साल बाद 2021 में आपके सामने आया हूँ उसी जॉब के लिए जो मेरा ड्रीम जॉब है। तो ये मेरी परसिवियरेंस है। मतलब परसिवियरेंस ये नहीं है कि मैं हर साल एग्जाम देता बिना तैयारी के, फेल होता और चला जाता। दैट इज नॉट नेसेसरली अ परसिवियरेंस। परसिवियरेंस इज
कि मैं बिल्कुल सेट था, कहीं और था, लेकिन मेरे दिमाग में मेरे ड्रीम अभी भी चल रहा था। वो ड्रीम फुलफिल करने में आज आया हूँ 5 साल के बाद, और मैं यही प्रूव करने, एक तरह से मैं इससे ही प्रूव कर सकता हूँ कि मेरे अंदर परसिवेरेंस है। तो शायद एक अलग पर्सपेक्टिव है, मे बी दे वुड हैव बॉट इट, बट अगेन अगर आपके अंदर कन्विक्शन है और एक्चुअल में ये परसिवेरेंस है, तो वो आपकी आंखों में दिख जाती है। उसके लिए शायद आपका आंसर भी सुनना जरूरी नहीं रहता है उनको। वैसे सर ये तो आपने बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके दिया, लेकिन उस टाइम सर मैं तो, क्योंकि वो प्रेजेंट कंडीशन बहुत मतलब मेरे लिए बहुत स्टंप बाउंसर सवाल जो था वो, तो मैं तो नहीं दे पाया था ये आंसर। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा अटक रहा है, तो फिर उन्होंने एक सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई क्या कहते हैं कि तो आपने अगर यूपीएससी में आप हो जाएगा इसके बाद, तो फिर क्या आप हमें भी छोड़ के चले जाओगे? तो फिर ये सवाल मेरा प्रिपेयर्ड था। तो जैसे मैंने शायद शुरुआत में भी बताया कि क्या कहते हैं कि आरबीआई इतना डायनामिक इंस्टीट्यूशन है कि सुपरविजन भी खुद कर रहा है, एनफोर्समेंट भी खुद कर रहा है, रेगुलेट भी। तो फिर तो मैंने ये आंसर दिया, और फिर तो मतलब दिस क्वेश्चन में मैंने फिर ये अगेन आपका एक प्रिपेयर्ड क्वेश्चन था जो जहाँ तीर निशाने पे जाके लग गया। निशाने पे जाके लग गया और मुझे +1 मिला। ओवरऑल इंटरव्यू कॉर्डियल था, और ओवरऑल इंटरव्यू काफ़ी कॉर्डियल था। उनको मतलब काफ़ी सवाल तो उन्होंने यूनिक पूछे थे डिपार्टमेंट से रिलेटेड। वो इनफैक्ट मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि सर मुझे 4 साल ही हुए हैं, बट दे वांटेड टू डिग डीपर कि भाई इनकम टैक्स क्या कहते हैं, कब ऐसा केस होता है कि जब पिछले 6 साल के केस भी वापस खोल दे वो, तो ऐसा कौन सा इंस्टेंस होता है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल पूछे। तो मतलब मैं बहुत डिटेल आंसर तो उन्हें नहीं दे पाया, बट लेकिन एक मतलब जो एक वर्किंग हैंड्स ऑन जो मैंने सीखा है डिपार्टमेंट से, वो जवाब मैंने दिए। तो आई थिंक दैट आल्सो वर्क्स देयर। और इसके अलावा आपके जॉब प्रोफाइल से तो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे ही। आपका 4 साल का 2017 से 21 का एक्सपीरियंस है। जी सर। कोई इकोनॉमी रिलेटेड या आरबीआई रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे आपसे? हाँ उन्होंने, हाँ मुझे एक याद है, एक सवाल उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा था मुझसे कि अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, क्योंकि उस दौरान ही निर्मला सीतारमण भी मुंबई आई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर आपका बना दें तो आप क्या चेंजेस ऐसे लाओगे जिससे आप क्या कहते हैं एक रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो देश के में। तो मैंने इसका जवाब भी काफ़ी अच्छे से दिया था। मैंने कहा था कि उस टाइम मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर गया कि क्या कहते हैं, मैंने कहा कि सर इसके अंदर मुझे आरबीआई की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होगी कि रेदर देन इंक्रीजिंग टैक्स रेट, मैं ये इंश्योर करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा फैले, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स बैंकिंग चैनल के थ्रू हो रहे होंगे, तो अपने आप टीडीएस कट जाएगा। और जब टीडीएस कट जाएगा तो मतलब एक तरीके से वो ट्रेल ऑफ मनी आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो फार मोर केसेस कुड बी आइडेंटिफाइड जहाँ पे रेवेन्यू एस्केप हो रहा है। तो आई थिंक ये वाला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने पूछा था और मैंने ठीक जवाब दिया था इसका। बिल्कुल, और आपने सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर लिया, आरबीआई को भी इन्वॉल्व कर आरबीआई लिया। को इन्वॉल्व कर दिया था। इनफैक्ट दे वर क्वाइट स्माइलिंग ऑन दिस आंसर कि मुझे इसमें आरबीआई की हेल्प चाहिए होगी। तो सही था। ओवरऑल आपने मुझे बताया कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू था। जी सर। सुबह 8:30 थे। हाँ तो क्या फर्स्ट इंटरव्यू में कोई एडवांटेज रहता है, बिकॉज दोस पीपल आर फ्रेश, और आई थिंक दे डोंट हैव एनीबॉडी टू कंपेयर विद कि यार Yes. पिछला बुरा आया, अच्छा आया था तो ये इतना अच्छा नहीं है। तो क्या एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि सुबह सुबह सारी एनर्जी उन्होंने आपको मतलब ग्रिल करके लगा दी और बाकियों का इंटरव्यू जल्दी जल्दी ले लिया? मतलब ये तो सर मतलब पर्सपेक्टिव की बात हुई कि कोई ऐसे सोचे कि यार मुझसे ज़्यादा सवाल पूछेगा, 25 मिनट तक मेरा चलाएगा, जबकि बाकी लोगों का 15 मिनट ही चल रहा है। लेकिन मतलब मैंने तो इसे पॉजिटिव वे में लिया था कि यार ज़्यादा पूछेगा तो मतलब आई ऑल्सो हैव मोर टाइम टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। तो मैंने तो इसे पॉजिटिव वे में लिया था। हालांकि उन्होंने ज़्यादा ही पूछा क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट इंटरव्यू है, तो दे आर ऑल्सो फ्रेश ऑफ माइंड कि भाई आज उन्होंने भी सुबह सुबह अखबार पढ़ के आए होंगे, कुछ उससे भी रिलेटेड पूछ रहे हैं। और कुछ इस तरह की प्रोफाइल आ गई कि भाई 4 साल से ही वर्किंग है, वो भी गवर्नमेंट में वर्किंग है, तो इनकम टैक्स में, वो भी इनकम टैक्स में, तो दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड और काफ़ी उन्होंने सवाल मुझसे पूछते रहे। बिल्कुल। मॉक इंटरव्यूज दिए थे आपने संदीप कुछ? यस सर, मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। तो मॉक इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एडुटैप के मॉक इंटरव्यू का स्पेसिफिकली कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मॉक इंटरव्यू मैं तो जैसे बता ही रहा हूँ कि हर चीज़ में स्ट्रेटेजाइज मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि उसका एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में अगर आप वो चीज़ कर लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि भाई सामने वाला आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहा होता है। तो जैसे मैंने बताया, प्री भी मैंने और मीन्स भी मैंने ऐसे ही किया। तो इंटरव्यू के टाइम भी मेरा ये स्ट्रेटेजी था। तो मैंने तो मेरे दोस्तों को भी मेरा बायोडाटा मेल कर दिया था। पापा से भी मैंने कहा कि पापा आप भी मेरे से इसमें से सवाल बना लो, कुछ आपके समझ आ रहे हैं तो जो भी। तो ये काफ़ी हेल्प करा। फिर एड्यूटैप का अगर मैं बताऊँ तो एड्यूटैप या फिर कोई भी मॉक इंटरव्यू जैसे होता है
तो वो क्या आपसे सभी टॉपिक्स पे सारे सवाल पूछ लेता है। जैसे आपका जो मॉक इंटरव्यू था उसमें मेरे से थोड़ा थोड़ा जनरल इकोनॉमी के सवाल भी पूछ लिए, थोड़े आरबीआई एज ए इंस्टीट्यूट भी पूछ लिए, थोड़े क्या कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट के भी पूछ लिए और मेरी पर्सनल लाइफ के भी जो एजुकेशन बैकग्राउंड के भी पूछ लिए। तो वो एक तरीके से सारी डायमेंशन तो कवर हो गई। तो ऑलमोस्ट वो सवाल एक्सपेक्टेड से हो जाते हैं कि यार यही तो आने वाला है, आप समझ गए उनका गेम क्या होने वाला है, अब आप अपना गेम खेल लो, उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो और यू आर रेडी टू गो। तो इंटरव्यू में कभी भी ऐसा लगा आपको कि यार इंटरव्यू सही नहीं हो रहा है या मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, या मतलब इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन कि यार ठीक है चल रहा है? वो सर वो जो परसिवियरेंस वाला जो सवाल था उसी पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था। बाकी तो मतलब इतना काउंटर भी नहीं कर रहे थे। अब एक और चीज़ वैसे मुझे याद आया कि एक और सवाल उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा था मुझसे। उन्होंने पहले तो मुझसे पूछा कि भाई आपका ऑप्शनल क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि ज्योग्राफी है। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो मैं उन्हें समझाने लग गया। और क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा फोर्टे टाइप था ज्योग्राफी का ये सवाल, तो मैं तो अच्छे से समझाने लग गया कि टेम्परेचर कैसे घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है। लेकिन अचानक से उन्होंने फिर मतलब उन्हें समझ आ गया कि इसको आता है, तो उन्होंने मुझे स्टॉप करवाया और कहा कि नाउ टेल मी व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये भी मुझे आता था, लेकिन क्योंकि जस्ट मुझे काट दिया बीच में और अचानक से उन्होंने क्वेश्चन पोज किया, तो 3-4 सेकंड का मुझ में लैग हुआ। लेकिन फिर वापस मैंने इसका जवाब दिया कि भाई क्या होता है इन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आई वांट टू से कि भाई जो एक क्वेश्चन का लेवल था ना वो सर काफ़ी अच्छा था। मतलब 25 मिनट का डिस्कशन था और बाकी लोग कह रहे थे कि 15 मिनट का है, लेकिन मुझे लगता है 15 मिनट में भी वो लोग काफ़ी एक तरीके से जो बच्चे से जो एक्सट्रैक्ट वो करना चाहते थे वो कर लेते हैं। बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस और सवालों के लेवल बहुत अच्छे थे उनके। कुछ करंट अफेयर्स में भी पूछा उन्होंने आपसे, करंट अफेयर्स में उन्होंने या आरबीआई की नोटिफिकेशंस में से कुछ ऐसा? आरबीआई से रिलेटेड तो उन्हें कम ही पूछा मुझसे, मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। और इन जनरल इकोनॉमिक्स से करंट पूछे कि भाई क्या कहते हैं बजट के अंदर जो इस बार किस तरह के प्रोविजंस किए हैं कोरोना में। और उसके अंदर एक सवाल पूछा था ये भी कि भाई आरबीआई ने कैसे हेल्प की कोरोना में, तो ये भी सवाल पूछा। ये तो आपने कर ही लिया होगा अच्छे से, ये तो प्रिपेयर था क्योंकि मॉक इंटरव्यू का यही फायदा होता है। उन्होंने पहले ही मुझसे पूछ रखा था कि भाई आरबीआई ने कैसे हेल्प किया, तो इट वाज प्रिपेयर्ड क्वेश्चन। बिल्कुल। तो संदीप बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ही कैंडिडेट टाइप से इंटरव्यू लगा मुझे, आपने बड़ा दिल खोल के बात की। थैंक यू सर। और मैं आपकी वो लाइन तो कभी नहीं भूलूंगा, रिवर कैन बी क्रॉस्ड ओनली वंस। तो उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रैटेजी को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और हमें मेल्स और कॉल्स भी आते हैं कि सर वो एक्स सर ने तो ऐसा बोला कि पहले कॉम्प्रिहेंशन करो, वाई सर ने बोला पहले ऐसे करो। नो स्ट्रैटेजी इज अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज just a word, right? At the end of the day, how you want to execute it depends upon you. जब हम निकल जाएंगे तो वो एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, शायद नहीं निकलेंगे तो वो आप ही को लगेगा कि ये शायद कुछ रद्दी प्लान था और आप उसको चेंज करना चाहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कन्विक्शन कि आप जो भी सोच रहे हैं कि आप उस पर चलने के लिए तैयार हैं। संदीप, जाने से पहले कुछ आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं, अभी एक रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं? सर मतलब मुझे लगता है मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो कह ही दी हैं। बाकी मतलब आई रियली थिंक कि जो एमिनम के सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं। तो कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम हो उन गानों को सुन के भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये पहले हैं जिन्होंने एक होप या परसिवेरेंस को छोड़कर, मतलब सारी चीज़ों को छोड़कर एक स्ट्रेस बस्टर पे मैसेज दिया है और स्पेसिफिक मैसेज दिया है, क्योंकि हम सारा दिन लगे रहते हैं अपनी दिनचर्या में, स्टडी एग्ज़ाम, फेलियर। तो अपने आप को ऊपर उठाना, डेली कुछ स्ट्रेस बस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ही वाज सजेस्टिंग एमिनेम, ट्राई इट्स रियली गुड, आई कैन वाउच फॉर इट। Thank you Sandeep for coming here and sharing your strategy. I hope you would have gained a lot from your strategy. So I take your leave now. Have a nice day guys. Bye bye.